The Golden City of India, Jaisalmer. तो इस बार मैं जा रहा हूँ ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ जैसलमेर। हेलो एवरीवन, हम जैसलमेर के लिए निकल चुके हैं और देखो अभी सनराइज़ का टाइम हो चुका है। हॉरिज़ॉन कितना मस्त लग रहा है। इट्स टाइम फॉर द सनराइज। अब सूरज निकल आया है और हम लगभग 350 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं। अराउंड 6 घंटे से हम जर्नी कर रहे हैं और अब ढूंढ रहे हैं एक चाय ब्रेक। चलो थोड़ा रुकते हैं और चाय पीते ही एक नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत इंतज़ार के बाद एक ढाबा मिला और हमने वहीं पे अपनी गाड़ी रोक दी। बैठा नहीं था तो मैंने बोला अभी जाता हूँ मैं। क्या बोलना चाहते हैं दीपक? बहुत सर्दी यार, बहुत ठंडी है। हमारी चाय आ चुकी है और चाय खत्म करने के बाद अब हम चलेंगे कुलधारा की ओर। कच्ची चाय लग रही है, वाइट वाली। अब हम पहुंच गए हैं कुलधारा, राजस्थान के जैसलमेर से लगभग 17 किलोमीटर दूर एक गांव जो रहस्यमय और शापित भूतिया गांव के रूप में जाना जाता है। यह कभी पालीवाल ब्राह्मणों का समृद्ध और खुशहाल गांव था, लेकिन लगभग 200 साल पहले एक ही रात में पूरी तरह वीरान हो गया। कुलधारा की स्थापना 1291 में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी। कहानी के अनुसार 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर रियासत का दीवान सालिम सिंह एक क्रूर और भ्रष्ट शासक था। उसकी बुरी नजर गांव के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ी। उसने गांव वालों को धमकी दी कि या तो वे उस लड़की की शादी उससे करने के लिए सौंप दे या गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। अपनी बेटी के सम्मान और गांव के स्वाभिमान को बचाने के लिए गांव के मुखिया और पंचों ने सालिम सिंह की मांगों के आगे झुकने की बजाय गांव छोड़ने का फैसला किया। एक ही रात में कुलधारा और आसपास के 83 गांव के हजारों पालीवाल ब्राह्मण अपने घर छोड़कर अंधेरे में कहीं गायब हो गए। जाने से पहले उन्होंने कुलधारा को श्राप दिया कि इस गांव में फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। ये गांव में 6 बजे के बाद दाखिल होना वर्जित है। कुलधारा से निकलने के बाद अब हम पहुंच गए थे सैम ड्यून्स स्काई डेजर्ट कैंप, जहाँ पे हमने हमारा स्टे बुक किया है। स्काई डेजर्ट कैंप पहुंचने के बाद अब हम सब फ्रेश हो चुके हैं। शाम के करीब 4:30 बज रहे हैं और अब हम सब निकल पड़े हैं डेजर्ट सफारी के लिए। जैसलमेर में जीप सफारी, जिसे ड्यून बेसिंग भी कहा जाता है, रेगिस्तान के विशाल सुनहरे रेत के टीलों का एक्सप्लोर करने का एक रोमांचक और तेज तरीका है। जीप सफारी जहां तेज रफ्तार और रोमांच का अनुभव करने के बाद अब हम चले थे ऊंट की सवारी करने। रेगिस्तान में ऊंट की सवारी का एक समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यवहारिक उद्देश्य है। यह सिर्फ एक पर्यटक गतिविधि नहीं है, बल्कि सदियों से रेगिस्तानी जीवन शैली का एक अभिन्न अंग रहा है। रेगिस्तान में जहां पैदल चलना, घोड़े और अन्य किसी जानवर का उपयोग करना मुश्किल होता है, वहां ऊंट सबसे विश्वसनीय परिवहन का साधन रहा है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि ये बिना पानी पिए और खाए लंबी दूरी तय कर सकते हैं। आधुनिक संदर्भ में जैसलमेर जैसे पर्यटन स्थलों में ऊंट सफारी का मुख्य उद्देश्य पर्यटकों को रेगिस्तानी संस्कृति और जीवन का प्रामाणिक अनुभव प्रदान करना है। सूर्यास्त से ठीक पहले का समय गोल्डन आवर कहा जाता है। इस दौरान सूरज की रोशनी तिरछी पड़ती है
जिससे रेत के हर कण में एक अद्भुत सी सुनहरी चमक आ जाती है। पूरा रेगिस्तान सोने जैसा दमकने लगता है। सनसेट होने के बाद अब हम सब वापस डेजर्ट कैंप की ओर निकल रहे हैं। 4x4 जीप में ड्यून बेसिंग का ये अमेजिंग एक्सपीरियंस, ऊंट की ये सवारी और सबसे बढ़कर रेगिस्तान के बीचों बीच इस डूबते हुए सूरज का मैजिकल व्यू, इन सब ने मिलकर आज के दिन को बहुत ही खास बना दिया है। हम स्काई डेजर्ट कैंप वापिस आ चुके हैं और फ्रेश होने के बाद यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम देखने चलेंगे। नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, ये हमारा जैसलमेर किसी भी नंदन से तो कम नहीं। कल्चरल प्रोग्राम, आग का खेल और डीजे पार्टी तक का हर एक पल अमेजिंग रहा। अब हम सब डिनर करके आराम करने जा रहे हैं। आज का दिन यही समाप्त करते हैं। दूसरा दिन, आज हम तनोट देवी टेम्पल, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर और लोंगेवाला वॉर प्लेस विजिट करने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मेमोरेबल रोड ट्रिप है। सैंड ड्यून से तनोट माता मंदिर तक का रास्ता रेगिस्तान के बीच से हुए निकलता है और ये अपनी खूबसूरती और शांत माहौल के लिए जाना जाता है। हम पहुंच गए हैं तनोट माता मंदिर, जो भारत पाकिस्तान सीमा के करीब स्थित आस्था और शौर्य का प्रतीक है। सबसे बड़ा चमत्कार 1965 के युद्ध में हुआ, जब पाकिस्तानी सेना ने इस मंदिर पर 3000 से भी अधिक बम गिराए। आश्चर्यजनक रूप से उनमें से एक भी बम यहाँ विस्फोट नहीं हुआ और मंदिर को कोई क्षति नहीं पहुंची। आज भी यहाँ वो अविस्फोटक बम रखे हैं, जो माता की दैवी शक्ति का प्रमाण है। इस मंदिर की देखभाल और पूजा अर्चना का काम भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान करते हैं। तनोट माता मंदिर के आगे की ये सड़क रेगिस्तान की शांति और बीएसएफ के अनुशासन का संगम है। दूर दूर तक फैली सुनहरी रेत और हवा में तैरती सन्नाटे भरी आवाज हमें धीरे धीरे 0 पॉइंट तक ले जाती है। अब हम आ चुके हैं इंडो पाकिस्तान बॉर्डर और ये दीपक भाई हमारे चल रहे हैं आगे। तो दीपक, कैसा फील कर रहे हो बॉर्डर पे आके? किसी को मारने का मन तो नहीं करता ना? तोप तो छोड़े। हम सब अब इस अंतिम रेखा के करीब खड़े हैं। हमारी मातृभूमि की सुरक्षा यहीं से शुरू होती है। हम अभी 0 पॉइंट पर खड़े हैं और आप आगे देख सकते हैं तारों की बाढ़। ये हमारे और पड़ोसी देश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस जगह पे एक वॉच टावर है, जहां से इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का दूर दूर तक का नज़ारा दिखता है। आओ चले देखते हैं पूरा लैंडस्केप। जीरो पॉइंट से आगे अब हम उस ऐतिहासिक युद्ध स्थल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जहां भारतीय सेना के शौर्य की अमर गाथा लिखी गई। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल। लोंगेवाला एक पोस्ट का नाम है, जो तनोट माता मंदिर से लगभग 40 से 50 किलोमीटर दूर स्थित है। ये लोंगेवाला लड़ाई 4 और 5 दिसंबर 1971 की रात को हुई थी। भारतीय पक्ष में लोंगेवाला चौकी पर पंजाब रेजिमेंट के केवल 120 सैनिकों की एक छोटी कंपनी तैनात थी, जिसका नेतृत्व मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी कर रहे थे। सामने पाकिस्तानी सेना की पूरी ब्रिगेड थी, जिसमें लगभग 2000 सैनिक, 40 से 50 टैंक और बड़ी संख्या में बख्तरबंद गाड़ियां थी। पाकिस्तानी सेना ने रात के अंधेरे में हमला किया। 120 जवानों ने अपनी अदम्य हिम्मत और दृढ़ संकल्प के साथ पूरी पाकिस्तानी टैंकों को आगे बढ़ने से रोका। अगले दिन
यानी 5 दिसंबर की सुबह भारतीय वायुसेना के केवल 4 हंटर विमान ने मोर्चा संभाला। रेगिस्तान में कोई आवरण न होने के कारण ये पाकिस्तानी टैंक वायुसेना के आसान लक्ष्य बन गए। वायुसेना ने दिन भर 36 टैंकों को नष्ट कर दिया। पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। भारतीय सेना ने न सिर्फ चौकी को बचाया बल्कि दुश्मन के बड़े हमले को विफल करके एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की। हम जो सुकून से अपने घरों में रहते हैं और आज़ादी से घूमते हैं, उसके पीछे बीएसएफ जवानों का अटूट बलिदान है। हमारी तरफ से सीमा रक्षक को दिल से धन्यवाद। लोंगेवाला से निकलकर अब हम अपनी ट्रिप आगे बढ़ाते हुए गोल्डन सिटी जैसलमेर की तरफ जा रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे दूसरे दिन के स्टे पर, जिसका नाम चौकीधानी द पैलेस होटल है। इस होटल को देखकर सचमुच पैलेस जैसी फीलिंग आ रही है। इसका इंटीरियर इतना अमेजिंग है कि हमें लग रहा है जैसे हम किसी शाही दौर में आ गए हैं। हर कोना, हर सजावट राजस्थान की संस्कृति की कहानी कह रही है। और हाँ, इसके रूम्स तो काफी खूबसूरत है। इस पैलेस होटल की लोकेशन और फैसिलिटी की बात करूं तो ये जैसलमेर फोर्ट से 1.7 किलोमीटर दूर है और लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये होटल एकदम परफेक्ट है। कहा जाता है कि जैसलमेर फोर्ट को दिन में देखने से ज्यादा खूबसूरत उसका रात का नजारा होता है। इसे सोनार किला भी कहा जाता है। दिन भर की भागदौड़ और थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अब वक्त है जैसलमेर के सबसे मैजिकल व्यू का। जैसे ही सूरज ढलता है, पूरे जैसलमेर फोर्ट पर पीली और सुनहरी लाइट जल उठती है। ये किला दुनिया के कुछ जीवित किलों में से एक है। इसका मतलब ये है कि इसकी दीवारों के अंदर आज भी 3000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये जैसलमेर फोर्ट का नाइट व्यू हमारी यात्रा का सबसे बड़ा उपहार है। और अब इन्हीं सुनहरी यादों को लेकर हम वापस होटल पर आ गए हैं और इसी के साथ आज के दिन के सफर का यही अंत करते हैं। तीसरा दिन और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की ओर। हम सब ने रूम चेकआउट कर लिया है और लगेज को ट्रैवलर में लोड कर रहे हैं। सफर का हर एक किलोमीटर एक नई कहानी लेकर आया। अब इन सुनहरी यादों और इस अद्भुत मिट्टी की कहानी को अपने साथ लेकर हम घर वापस चल पड़े हैं। यह यात्रा हमारे लिए हमेशा यादगार रहेगी। मिलते हैं एक नए सफर पर। फॉर द टाइम बीइंग, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।